हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। इसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, साथ ही उसके एमसीक्यू भी हमने कर लिए। आज हम इसके सेकंड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो देखते हैं। आज मैं इसका हाफ करवाऊंगी, उसके बाद रूसी क्रांति में इसके दूसरे पार्ट में कराऊंगी, वरना इसकी जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज पहले इसका एक हम बेस तैयार कर लेंगे, इसका पढ़ के ऊपर का जितना भी पार्ट है उससे। तो देखो, हम इसमें देखेंगे कि यूरोप में समाजवाद किस तरीके से आया। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम रूसी क्रांति को पढ़ेंगे। तो देखो, क्या था सामाजिक परिवर्तन का युग। इसमें पहले तो पिछले के बारे में बता रखा है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ था, क्यों वो क्रांति हुई थी। समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, एक को 2 स्टेट को कर नहीं देना पड़ता था, एक स्टेट को कर देना पड़ता था। और फिर भारत में भी राजा राम मोहन राय ने इस क्रांति के बारे में जिक्र किया है। और जो सारे लोग हैं वो क्रांति के बाद, जो लोगों ने क्रांति की थी उसके बाद यूरोप की स्थिति में किस तरीके से परिवर्तन आया। आगे चलकर उपनिवेश में घटी घटनाओं ने इन विचारों को नया रूप प्रदान किया, मतलब पूरा उसके बारे में दे रखा है। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। देखो, जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति आई ना, उसके बाद लोगों को लगा कि जब फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो हम भी अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। तो क्या हुआ, समाज में ना 3 सोच उभर कर आए। पहले मैं उसके बारे में बता रही हूँ, फिर इसको रीड करेंगे। तो जैसे मैं किसी विषय के बारे में क्या सोच रखती हूँ वो मेरी विचारधारा है, आप क्या सोच रखते हो वो आपकी विचारधारा है। जो आपकी सोच से प्रभावित होंगे वो आपकी विचारधारा को मानने वाले लोगों का पूरा समूह हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरी विचारधारा से सहमति रखने वाले लोग होंगे तो वो मेरी विचारधारा को मानने वाला पूरा एक समूह हो जाएगा। इसी तरीके से उस समय के समाज में 3 प्रकार की विचारधाराएं देखी गई यूरोप में। एक तो उदारवादी, फिर दूसरी कट्टरपंथी या परिवर्तनवादी, और जिसको रेडिकल भी बोला गया, और उदारवादी को लिबरल भी बोला गया। और तीसरा क्या था, कंजर्वेटिव, यानी कि जिनको रूढ़िवादी कहा जाता था। तो इनकी सोच क्या क्या रही, पहले उसको इजी लैंग्वेज में सुन लो, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे। रूढ़िवादी कौन लोग थे? रूढ़िवादी वो लोग थे जो समाज में किसी प्रकार के परिवर्तन को चाहते नहीं थे। उनका मानना था जो अभी तक चला आ रहा है, जिस तरीके से राजा राज करता है उसी तरीके से सब चलता रहे। और अगर परिवर्तन करना भी है तो इतनी धीमी रफ्तार से करें जिससे एकदम से कोई परिवर्तन ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे परिवर्तन करें समाज में। इसके अलावा इनका कहना था जो इतिहास है, हमें इतिहास से प्रेम करना चाहिए। इतिहास में जो जो चीज़ें हुई और पुरानी चीज़ों पे, कुल मिला के इनका कहना था कि जो राजतंत्र चलता आ रहा है उससे प्रेम करना चाहिए, राजा को पूर्ण रूप से नहीं हटाना चाहिए। इस तरीके की इनकी सोच थी। कुल मिला के ये परिवर्तन चाहते ही नहीं थे, बात करें तो सही है ना। तो ये थी उनकी सोच। अब हम बात करते हैं रेडिकल की और लिबरल की। ये दोनों ना देखने में लगता है कि काफ़ी सिमिलर हैं, एक जैसे से लगते हैं, लेकिन एक जैसे होते हुए भी इनमें कुछ अंतर है। वही अंतर लास्ट तक समझ में नहीं आता, इसीलिए एक बार ध्यान से समझ लेना, आपको अभी पता चल जाएगा कि दोनों सोच में क्या अंतर है। जो लिबरल थे ना, यानी कि उदारवादी थे, उनका मानना था कि सभी धर्म राज्य में एक साथ रह सकते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। दूसरा, ये जो वंशानुगत शासन प्रणाली थी ना, कि राजा का बेटा राजा होगा, उसको ये गलत मानते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राजा का बेटा लायक है तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो राजा का बेटा है सिर्फ इसीलिए सारी शक्तियाँ उसके हाथ में आ जाएं। फिर तीसरा, उनका मानना था कि जो आम आदमी है, यानी कि जो जनता है, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और जो सरकार हो ना वो उनकी भलाई के लिए काम करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जनता को ही दबा दे। फिर चौथा, कि वो चाहते थे कि जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए।
और उनका मानना था कि जो न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, वो स्वतंत्र रूप से काम करे, राजा का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किनका मानना था ये? उदारवादियों का मानना था। लेकिन लग रहा होगा सुनने में लोकतांत्रिक है बिल्कुल, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि वो सार्वभौमिक मताधिकार के समर्थक नहीं थे। वो क्या कहते थे? केवल धनी पुरुषों को मताधिकार मिलना चाहिए, यानी कि ना तो गरीब लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए और ना ही महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए। किनको कहते थे वो? केवल धनी लोगों को मत देने का अधिकार है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये लोकतांत्रिक नहीं थे। अब फिर बात करते हैं रेडिकल की। जो परिवर्तनवादी लोग थे वो उनका क्या मानना था? जितनी भी बातें कही है ना उनका, कि वो भी राजतंत्र के खिलाफ थे, दूसरा वंशानुगत शासन प्रणाली के खिलाफ थे, लेकिन ये बहुमत की सरकार को मानते थे। साथ में जो महिलाएं थी, महिलाओं को अपने वोटिंग राइट्स के लिए आंदोलन करने चाहिए, इस बात के वो पक्ष में थे, है ना। विमेन सफ्राजेट मूवमेंट के पक्ष में, है ना। कौन सा होता है विमेन सफ्राजेट मूवमेंट? जिसमें महिलाएं मताधिकार के लिए संघर्ष करती हैं। साथ में उनका मानना था कि जो संपत्ति उनको, जो अपने बाप दादा की संपत्ति उनको मिलती थी, उसके खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे। आप मेहनत करके संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लायक होना चाहिए, मेहनत करके आपको संपत्ति मिले, ना कि जो मिली हुई संपत्ति है उसी से आपका चलता रहे, चाहे आप कुछ काम करने लायक हो या नहीं। और कुछ लोगों के हाथ में सारी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मानना था किनका? परिवर्तनवादी का। साथ ही में जो परिवर्तनवादी लोग थे ना, वो एकदम से परिवर्तन चाहते थे। जैसे कि आज इन्होंने कहा कि आज कोई सुधार करना चाहते हैं वो, तो कल उस चीज़ को लागू हो जानी चाहिए। कोई नियम बनाया, आज नियम बनाया, वो कल ही लागू होना चाहिए। एकदम से परिवर्तन चाहते थे। कौन? परिवर्तनवादी। थोड़ा सा आपका बेस तैयार हुआ होगा, बाकी अभी जब हम इसको रीड करेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वो ये सोचते थे कि बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। एक खेमा मानता था कि समाज आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी थे और कुछ परिवर्तनवादी थे, यानी कि कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। समाधान के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? राजनीति की इन धारणाओं में क्या फ़र्क था? कौन कौन सी बातें थी? ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चलो अब आ जाते हैं हम यहाँ उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो उदारवादी और रेडिकल में अंतर पता चल गया। उदारवादी लोग सिर्फ वोट देने का अधिकार मानते थे अमीरों का, है ना, विमेन्स का, और विमेन और जो पुअर लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार ये नहीं देते थे। जबकि रेडिकल इसके उलट थे। चलो पढ़ते हैं। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी था। ठीक है, उदारवादी के बारे में सबसे पहले जान रहे हैं। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को क्या मिले? बराबर सम्मान मिले, बराबर की जगह मिले, है ना। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करते थे, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, है ना। तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोध में थे। क्या क्या बातें आ गई सामने? एक तो सभी धर्मों को महत्व मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा कि जो ये वंशानुगत शासन प्रणाली है ना, और इनकी जो अनियंत्रित सत्ता है और शक्तियां हैं, ये सब गलत हैं। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। और किसके पक्षधर थे? जनता के अधिकारों की, है ना।
उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क अधिकार यानी कि सभी नागरिकों के वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार किसको होना चाहिए, केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। यही सब बातें की थी ना हमने अभी कि ये सारी चीजें होते हुए भी वो लोकतांत्रिक नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो है सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के पक्ष में नहीं थे, केवल अमीर लोगों के थे। इसके विपरीत जो रेडिकल थे यानी कि जो परिवर्तनवादी थे, वो समूह एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। जैसे अभी होता है ना, जिसको बहुमत मिले, ज़्यादा वोटिंग मिले, वही जीतता है। इनमें से बहुत सारी महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। जो रेडिकल थे उन्हीं में से बहुत लोग क्या थे, किसके समर्थक, विमेन सफ्राजेट मूवमेंट यानी कि जो महिलाएं मताधिकार के लिए आंदोलन कर रही थी उसके। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, है ना, निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का सा केंद्र का वो विरोध करते थे। मतलब उनका मानना था कि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास तो इतनी ज़्यादा संपत्ति है और दूसरे व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं। इस चीज़ के विरोध में थे वो। अब जो रूढ़िवादी तबका था ना, वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूढ़िवादी में बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे, पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं, परंतु वे सोचते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्र कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धारणाओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। नए शब्द में क्या है अपना, मताधिकार आंदोलन, वोट डालने के अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। अब देखो क्या हुआ, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज मतलब जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, उद्योगों में परिवर्तन आया, समाज में भी परिवर्तन आया, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो क्या हुआ था ना, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। ये दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। उस समय की बात है ये। तो क्या हुआ, देखो जिस तरीके से धीरे धीरे विचारधारा सोच बदली, विचार बदले, विचारधाराओं ने जन्म लिया, वैसे वैसे धीरे धीरे समाज में भी परिवर्तन आया। तो फिर औद्योगिकरण भी आया। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। क्या हुआ ना, देखो क्या हुआ, शहरों में ना उद्योग लगने स्टार्ट हो गए। जो किसान थे ना वो बहुत नुकसान में हो जाते थे। कैसे, एक तो मौसमी फसलें उगाते थे, एक सीजन फसल उगाते थे तो दूसरे सीजन उन्हें खाली बैठना पड़ता था। इसके अलावा जो प्रकृति की मार है, कभी ओले गिर जाना, कभी कुछ हो जाना, फसलों का खराब हो जाना। तो जब उद्योग लगे तो सबको लगा कि हम अगर इस तरीके का कोई काम करेंगे तो इसमें हमको नुकसान कम होगा और शहरों में जाएंगे तो कमाई ज़्यादा अच्छी होगी। तो क्या हुआ, जैसे जैसे उद्योग लगे तो आदमी, औरतें, बच्चे सब बड़ी बड़ी संख्या में शहरों की तरफ पलायन करने लगे। अब जब इतनी बड़ी संख्या में एक बार में इतने सारे लोग शहरों की तरफ आएंगे तो क्या दिक्कत नहीं होगी, सारी दिक्कत होगी।
ना तो रहने की जगह ठीक से मिलेगी, थोड़ी थोड़ी जगह में रहेंगे, सब कंजस्टेड सा हो जाएगा। इसके अलावा जब इतना रहेगा गंदगी फैलेगी, है ना, बीमारियां फैलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से नहीं प्राप्त हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ये सारी दिक्कतें हुई। तो क्या हुआ, औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई। तो क्या है ना, जब इतने आ जाने पे तो क्या हो गया, बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। और ज्यादातर किस में आती थी गिरावटें, मौसमी सामान में। जैसे कि मान लो ऊन के कपड़े हैं, वो गर्मी में तो नहीं बिकेंगे ना, तो गर्मियों में तो फिर उनको आ गई ना गिरावट उनके बिजनेस में। तो ये वही चीज की बात कर रहे हैं। और क्या होता है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं ना, तो लोगों को ना उपलब्धता अधिक हो जाती है। यानी कि काम कराने वाले को मजदूरों की कमी नहीं है, तो वो अपने मुंह मांगी वेतन की बात करते हैं, कम से कम वेतन देते हैं। उनको पता है अगर ये चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, कोई और चला जाएगा तो कोई और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं जब कहीं पे काम की तलाश में, तो वेतन ऑटोमेटिक कम हो जाता है ना। एक तरीके से ये मान लो कि डिमांड नहीं है इतनी, है ना, जितना प्रोडक्शन हो रहा है। वही वाली बात हो गई, इतने कारीगरों की डिमांड नहीं है जितने कारीगर आ गए, ये काम हुआ था। तो शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा नागरिक पढ़े लिखे हों, इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होंगे और नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। जो लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे, व्यक्तिगत प्रयास और श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलाबद्ध हो गए। क्योंकि ये जो मजदूर थे ना, ये जिन ओनर्स के अंदर काम करते थे, है ना, उनके अंडर में, तो इनमें से बहुत सारे लोग थे जो रेडिकल थे और उदारवादी यानी कि लिबरल भी थे। तो ये उनकी सोच थी, जो पढ़े लिखे लोग थे। बेशक उनको भी ज़्यादा राइट मिले हुए थे, फिर भी उनका मानना था कि अगर हम इन मज़दूरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अगर हम इनकी शिक्षा का ध्यान रखेंगे, शिक्षित करेंगे, तो हमारे प्रोडक्शन में क्वालिटी आएगी। काम हमें बार बार कोई चीज़ समझानी नहीं पड़ेगी, कैचिंग पावर तेज हो जाएगी। ये सब चीज़ें उनकी माननी थी। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजिनी, तो मेजिनी की बात कर रहे हैं, मेजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, जिनकी जोसेफ मेजिनी, जिसे गिसेप्पे मेजिनी भी कहते हैं। यूरोप में समाजवाद का आना, किस तरीके से यूरोप में समाजवाद आया? देखो, समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा थी समाजवाद। तो समाजवाद, देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने रेडिकल पढ़े यानी कि
परिवर्तनवादी पढ़े, लिबरल पढ़े यानी कि उदारवादी पढ़े, फिर हमने कंजर्वेटिव पढ़े यानी कि रूढ़िवादी पढ़े। अब समाजवादी क्या है? जो समाजवादी लोग हैं ना, वो एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। राष्ट्र क्या था, कैसे था, वो हमें भी इसमें पढ़ेंगे कि एक ऐसा समूह बनाना चाहते कि पहले क्या कि मैप इस तरीके का नहीं था जैसे अभी देखने को मिलता है। पहले सब छुटपुट 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 बटे हुए थे देश। इटली पूरा कोई देश नहीं था इस तरीके से, जर्मनी कोई देश नहीं था, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में थे। बाद में ये इकट्ठा होकर देश बने। तो वो यही चाहते थे कि एक देश बने, ऐसे वहाँ पे ज़्यादातर एक जैसे लोग रहें, जिनकी बोलचाल, भाषा शैली वगैरह एक जैसी हो, इस तरीके की सोच विचार इनके थे। तो क्या हुआ, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये निजी संपत्ति का बिल्कुल विरोध करते थे। इनका मानना था कि किसी भी चीज़ पे पूरे समूह का अधिकार होना चाहिए, किसी एक का नहीं। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारे समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिसमें दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। किनके बारे में? मजदूरों की बात हो रही है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा संपत्ति हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि कोई समाज संपत्ति के बिना चल कैसे सकता है ना? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब आगे मिलने वाले हैं। देखो, पहले इस पैरा को हम रीड करते हैं, फिर बताती हूँ मैं। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कॉरपोरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 टू 1858 इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने क्या किया, इंडियाना में, जो कि अमेरिका में है, एक नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना की कोशिश की। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 टू 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कॉरपोरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो क्या था कि इनका मानना था कि अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो उससे कुछ नहीं होने वाला, बड़े पैमाने पे ऐसा होना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि वो ऐसे उद्यमों को, सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, जिसमें क्या हो, जैसे एक खेत दे जिसमें लोग सामूहिक रूप से खेती करें, है ना? तो क्या होता था, उसमें जो भी लोग उसमें काम करेंगे तो वो जितना जितना काम करेंगे उनकी मेहनत के हिसाब से उस मुनाफे को सब में बांट दिया जाए, ऐसा था। ये लोग ऐसा चाहते थे। कार्ल मार्क्स 1818 टू 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 टू 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो क्या है, जैसे नॉर्मली होता था, औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, फैक्ट्रीज थी। उन फैक्ट्रीज का एक मालिक होता था और उसमें मजदूर काम करते थे, है ना? उनका वेतन बहुत कम होता था और वो जो उत्पादन करते थे मजदूर, वो ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। और प्रॉफिट होता किसको था? मजदूरों को नहीं, बल्कि उस पूंजीपति ओनर को। तो मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा।
मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति का पूरे समाज का, यानी कि साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम जिसको दिया उन्होंने। मार्क्स को विश्वास है कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो वो क्या कहना चाह रहे थे मार्क्स कि जितने भी मजदूर हैं उनको मिलकर संघर्ष करना होगा इसके खिलाफ, और इस प्रकार की जो पूरा ये एक जाल बना हुआ, एक सत्ता ये जो स्थापित की गई है, इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और उनका मानना था कि इसमें जीत भी किसकी होगी, मजदूरों की ही होगी, पर उसके लिए उनको एकजुट होकर कोशिश करनी पड़ेगी। देखो, समाजवाद के लिए संघर्ष के लिए समर्थन कैसे जुटा फिर 1817 के दशक में आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया था। धीरे धीरे अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी, है ना। लेकिन पता क्या है, अब देखो सब कुछ होता जाएगा, लेकिन जितने भी समाजवादी लोग थे ना, उनकी कभी सरकार नहीं बन पाती, वो हमेशा विपक्ष में ही बैठ पाते थे, है ना, इतनी कोशिशों के बाद भी। देखते हैं, देखो, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने क्या कर दिया, अब संगठन बनाना शुरू कर दिया इस विचारधारा से प्रभावित होकर। संकट के समय इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये समझ लो, इन्होंने एक प्लानिंग की, उसमें संगठन जो इन्होंने बनाए उसमें इन्होंने एक कोष रखा जिसमें जितने भी मजदूर शामिल थे ना, वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करते थे। उससे क्या होता था, जब किसी मजदूर को पैसों की जरूरत होती थी तो वो उसमें से उठा के उसको पैसे दे देते थे। यही था कि संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए, है ना। और काम के घंटों में कमी, हाँ, क्योंकि मैंने देखो क्या बताया था कि इनसे काम अंधाधुंध काम करवाते थे, कोई लिमिट नहीं, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, और वेतन कम देते थे। तो इन्होंने क्या किया, कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। तो अब क्या हुआ, अलग अलग जगह पे लोगों ने अलग अलग पार्टियां बनानी शुरू कर दी, अलग अलग नाम से, ऐसे ही समाजवादी पार्टियां, और बड़े लेवल पे इन्होंने चुनाव भी लड़े और एक जीत भी हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सरकार नहीं बना पाए। देखो, 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। तो ब्रिटेन में 1905 में कौन सी पार्टी बना ली उन्होंने, लेबर पार्टी बना ली, है ना। और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों यानी कि परिवर्तनवादियों का ही दबदबा बना रहा। अब रूसी क्रांति पे आ गए, इसको हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक कौन सा था, रूस था। तो क्या हुआ, रूस में जो समीकरण था वो बिल्कुल ही उलट गया। कैसे, 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए। इसमें हम पढ़ेंगे फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, सब क्या था। तो रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। किस पर, रूस की सत्ता पर करा समाजवादियों ने कब्जा। अभी तक वो देखा आपने, जर्मनी में भी पार्टी थी, ब्रिटेन में भी पार्टी थी, है ना, लेकिन सरकार कहीं नहीं थी। लेकिन कहाँ की सत्ता पे कब्जा किया समाजवादियों ने, रूस की सत्ता पर। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। क्या किया था इन्होंने, राजशाही का पतन कर दिया था। और इसी घटना को क्या बोला जाता है, अक्टूबर क्रांति, क्योंकि अक्टूबर में हुआ था ये सब 1917 में।
तो ऐसा कैसे हुआ, क्रांति के समय रूस के सामाजवादिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आगे इस क्रांति के बारे में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ जाएंगी तभी आपको पूरी रूसी क्रांति समझ में आएगी अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहें GK बैंक। थैंक यू।